आखिर ये ढाका कॉन्स्पिरेसी क्या है? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने या उनकी हत्या करने का कोई प्लान था? और किस तरह से सीआईए इस पूरी साजिश में शामिल था? आज के इस एपिसोड में आप वो सब कुछ जानने वाले हो। आपको पता चलेगा यूएस स्पेशल फोर्स कमांड के इंस्पेक्टर जनरल टेरेंस जैक्सन पिछले 4 महीनों से बांग्लादेश में क्या कर रहा था, कौन है टेरेंस जैक्सन, उसका पूरा करियर कैसे रहा है और कैसे सीआईए इस बार दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे जब से यूएस और सीआईए बांग्लादेश में एक्टिव हुए हैं, खासकर जब से जैक्सन वहां पहुंचा है, भारत पर इसके क्या परिणाम पड़े थे और कैसे इसका असर बढ़ा था और किस तरह आईएसआई का मॉड्यूल एक्टिव हो चुका था। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किए जाने की जो स्पेकुलेशन चल रहे हैं वो आखिर कहां से उठ रहे हैं। अगर ऐसा कोई प्लान वाकई था तो वो कैसे बनाया गया था। आपको इन सभी सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में मिलेंगे और इसे सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी को असैसिनेट करने की साजिश थी या इसके पीछे कुछ और बात थी। अमेरिका के एक छोटे से शहर रेफोर्ड में जो नॉर्थ कैरोलिना में स्थित है, वहां जन्म होता है टेरेंस एरविल जैक्सन का। उसने अपने शुरुआत की पढ़ाई नॉर्थ टेम्पल एकेडमी से ली और फिर सिटाडेल कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 2003 में सबसे पहले उसने यूएस आर्मी नेशनल गार्ड्स को ज्वाइन किया। 3 साल तक वहां सेवा देने के बाद 2006 में उसने यूएस आर्मी को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में वो एक ट्रूप कमांडर रहा, फिर उसके बाद आर्मी आरओपीसी इंस्ट्रक्टर बना और प्रमोशन लेते लेते वो फर्स्ट स्पेशल फोर्स कमांड यूनिट में पहुंच गया। इस यूनिट में भी वो कमांड इंस्पेक्टर जनरल बना, जो कि यूएस आर्मी का बहुत बड़ा पद माना जाता है। यह फर्स्ट स्पेशल फोर्स कमांड यूएस फोर्स की एक एलाइट यूनिट है जिसका मुख्यालय फोर्ट ब्रैग नॉर्थ कैरोलिना में है। ये यूनिट यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के अंडर काम करती है और इसका काम होता है सैनिकों को तैयार करना। टेरेंस जैक्सन के पास यूएस आर्मी में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था और उसने एशिया रीजन में कई कॉम्बैट ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। वह कई असाइनमेंट्स का हिस्सा भी रह चुका था जहां यूएस का इन्वॉल्वमेंट लंबे समय से रहा हो। सीआईए हमेशा से दुनिया भर में अपने सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए बदनाम रही है। सीआईए की हिस्ट्री नोटोरियस रही है। किसी भी सरकार को गिराना, किसी दूसरी सरकार को खड़ा करना या विरोध में उग्रवादी गुटों को समर्थन देना, ये सब सीआईए के काम करने का तरीका रहा है। सीआईए हमेशा उन लोगों का साथ देती आई है जो यूएस के इंटरेस्ट की तरफ खड़े होते हैं, चाहे बात हो अफगानिस्तान की या हाल ही में बांग्लादेश की। हर जगह जहां डीस्टेबलाइजेशन हुआ है वहां सीआईए का नाम जरूर जुड़ा है। साल 2024 में बांग्लादेश में एक कू हुआ, उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और उसकी जगह रेडिकल ग्रुप्स ने, मैं कहूं तो कट्टरपंथियों ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। इस पर अमेरिका की भूमिका को लेकर कई इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स सामने आई। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में रूरल और अर्बन एरियाज दोनों जगह एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने अपने स्ट्रॉन्ग बेस बना लिए हैं। कोक्स बाजार का रोहिंग्या कैंप अब एक मिलिटेंट रिक्रूटमेंट हब बन चुका है। वहां अराकान आर्मी जैसे संगठन इन हालातों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। इससे न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत की बॉर्डर्स पर भी घुसपैठ और स्मगलिंग बढ़ गई है। यह भारत के लिए, खासकर न्यू दिल्ली के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। जब से बांग्लादेश में 2024 का तख्ता पलट हुआ है और देश में डेमोक्रेसी की जगह रेडिकल ग्रुप्स या मैं कहूं तो कट्टरपंथी गुटों ने सत्ता संभाली है, तब से भारत के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ये वो ही समय था जब यूएस और सीआईए ने अपने कई डीप कवर ऑपरेटिव्स को बांग्लादेश भेजना शुरू किया। इन लोगों को वहां कवर स्टोरी देकर भेजा जाता था, कभी किसी बिजनेसमैन, कभी किसी एनजीओ वर्कर, तो कभी किसी गवर्नमेंट कंसल्टेंट के रूप में। इनका काम था स्थिति पर नजर रखना, जमीनी स्तर पर गतिविधियां समझना और वहां के मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ संपर्क बनाना। बांग्लादेश में कई डीप कवर एजेंट गए, इनमें से ही एक था टेरेंस जैक्सन, जिसे बांग्लादेश भेजा गया था एक बिजनेसमैन के कवर के रूप में। इसे भेजने का मेन ऑब्जेक्टिव था बांग्लादेश में एक्टिव जिहादिस्ट नेटवर्क को इवेलुएट करना, उनकी काउंटर स्ट्रेटजी को समझना और उनसे जानकारी लेकर अमेरिका के फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना। अप्रैल 2025 में जैक्सन बांग्लादेश पहुंचा। दिखावे के तौर पर वह एक ऑफिशियल लॉन्ग बिजनेस ट्रिप पर आया था, लेकिन असल में उसे क्लासिफाइड असाइनमेंट्स दिए गए थे। उसका असली मिशन था बांग्लादेशी आर्मी के अधिकारियों को अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर मिलिट्री ट्रेनिंग देना। यह ट्रेनिंग लगभग 4 महीने तक चली, अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक। ट्रेनिंग जिन लोकेशंस पर दी गई वो है ढाका, सिलहट, चिटगांग और कॉक्स बाजार। ध्यान देने वाली बात यह थी कि ये सभी इलाके या तो मिलिटेंट कॉरिडोर्स के पास थे या फिर स्मगलिंग रूट्स और ट्रैफिक एरियाज के आसपास। वेस्टिन होटल का स्टाफ, जहां जैक्सन अक्सर रुकता था, उनका कहना था
कि वह लगातार फ्रीक्वेंट ट्रिप्स करता था। कभी कुछ दिन के लिए गायब रहता, फिर अचानक लौट आता था। और बाद में उसका एक फोटो भी वायरल हुआ जिसमें वो बांग्लादेशी आर्मी पर्सोनल के साथ ट्रेनिंग देता दिखाई दे रहा था। उस फोटो में उसने पहनी हुई थी 9 अप्रैल ब्रांड की टी शर्ट, जो कि 2013 में एक एक्स यूएस स्पेशल फोर्स ऑफिसर टाइलर मेरिट ने शुरू की थी। यह फोटो इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगी और बांग्लादेश आर्मी के भीतर अमेरिका की प्रेजेंस को लेकर कई सवाल उठने लगे। यह स्पष्ट हो चुका था कि ढाका और सिलहट में यूएस आर्मी और सीआईए ऑपरेटिव्स एक्टिव रूप से काम कर रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसियां रॉ और आईबी पहले से इन एक्टिविटीज पर नजर रख रही थी। उसी समय पाकिस्तान की आईएसआई अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रही थी। वह बांग्लादेश को भारत विरोधी अभियानों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रही थी। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद आईएसआई की यह सक्रियता और बढ़ गई। आईएसआई ने कराची से फेक इंडियन करेंसी भारत में भेजना शुरू की। ये नोट बांग्लादेश के रास्ते स्मगलिंग के जरिए भारत में पहुंचाए जाते थे। उस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जाता था। कई आईएसआई एजेंट मैन के भेष में बांग्लादेश के अंदर घूम रहे थे। इनकी एक्टिविटीज पर लगातार भारत की एजेंसियों की निगरानी थी। जिस समय भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था, यूएस एयरफोर्स की एक स्पेशल टीम बांग्लादेश पहुंची, जिसको तारा लिन अलेक्जेंड्रिया लीड कर रही थी। जब वह अपनी टीम के साथ बांग्लादेश पहुंची तो उन्होंने रुकने के लिए जो होटल चुना वो वही वेस्टिन होटल था जिसमें जैक्सन रुका था। उन सब की बुकिंग यूएस एम्बेसी ने पहले से कर रखी थी। यहाँ मेरे मन में एक सवाल चल रहा था, जो शायद आपके मन में भी चल रहा होगा, कि जब जैक्सन वहाँ पहले से था तो ये टीम आखिर वहाँ क्यों आई। असल में यह मिशन राखीन कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। यूएन का कहना था कि इस कॉरिडोर के जरिए नॉर्थन म्यांमार के नागरिकों को फूड एड पहुंचाया जाएगा, लेकिन जल्द ही बांग्लादेशी आर्मी ने इस बात का विरोध कर दिया। आर्मी चीफ जनरल वाकर उज जमान ने कहा, हमें ऐसा कोई ब्लडी कॉरिडोर नहीं चाहिए। दरअसल अमेरिका इस कॉरिडोर की आड़ में अपनी सैन्य उपस्थिति म्यांमार चाइना बॉर्डर के पास बनाए रखना चाहता था। भारत और चाइना दोनों ने भी इस बात का विरोध किया क्योंकि यह उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा था। सीआईए और आईएसआई की बढ़ती एक्टिविटीज पर इंडिया की सीक्रेट एजेंसीज ने पहले से नजर रखी हुई थी। उन्हें मालूम था कि सीआईए और स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स ढाका के माध्यम से गुप्त मिशन चला रहे हैं। इसी दौरान पीटर हॉस, जो कि बांग्लादेश में एक्स यूएस एम्बेसडर था, वो भी लगातार बांग्लादेश आ रहा था। सिर्फ 1 साल के भीतर उसने बांग्लादेश में 6 बार विजिट किया था। हर बार दिखावे के तौर पर यह कहा जाता था कि वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस से जुड़े व्यवसायिक कामों के लिए आ रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियों के हिसाब से ये सभी दौरे कॉरपोरेट डिप्लोमेसी नहीं थे, बल्कि कवर्ट ऑपरेशंस के हिस्सा थे। 5 अगस्त को अपने एक दौरे के दौरान पीटर हॉस कॉक्स बाजार पहुंचे, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप है। वहां उन्होंने एनसीपी नेशनल कमेटी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, जो बांग्लादेश की गिरी हुई सरकार के छात्र आंदोलन से जुड़े हुए थे। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। इससे साफ संकेत मिल रहे थे कि अमेरिका सीआईए के जरिए बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में गहराई से इंटरफेरेंस कर रहा था। यही समय था जब अगस्त 2025 में वेस्टिन होटल ढाका की लॉबी में 6 यूएस ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में थे एक साथ होटल में एंटर कर रहे थे नजर आए। एंटर करने के तुरंत बाद एक ईमेल भेजा गया वेस्टिन होटल के सेल्स डिपार्टमेंट को। यूएस एम्बेसी ऑफिसर की ओर से ईमेल में लिखा था, रूम नंबर 80 27 अगस्त से परमानेंट बुक कर दिया जाए टेरेंस जैक्सन के नाम पर। और फिर 27 अगस्त को जैक्सन ने वेस्टिन होटल में चेक इन किया। अगले दिन यानी 28 अगस्त उसने वहीं ब्रेकफास्ट और लंच किया। उसके बाद वह कई बार बाहर गया, लेकिन कहाँ गया इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। 29 अगस्त की शाम को जैक्सन होटल नहीं लौटा, उसने डिनर भी वहां नहीं किया। अगले दिन 30 अगस्त और उसके बाद 31 अगस्त किसी ने भी उसे अपने कमरे के बाहर निकलते नहीं देखा। ना वो लॉबी में दिखा, ना रेस्टोरेंट में, ना ही किसी के कॉल का जवाब दिया। जब 2 दिन बीत गए तो हाउस कीपिंग स्टाफ और रिसेप्शन मैनेजर को शक हुआ। उन्होंने पहले कई बार उसके रूम में कॉल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने यूएस एम्बेसी को सूचना दी कि उनके गेस्ट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 31 अगस्त की दोपहर होटल के मैनेजमेंट और यूएस एम्बेसी के अधिकारियों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। जैक्सन बिस्तर पर पेट के बल पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और वह मरा हुआ पाया गया था। यह साफ था कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। कमरे में कॉन्फ्लिक्ट के हल्के निशान थे। करीब दोपहर 12:30 बजे 3 यूएस एम्बेसी ऑफिसर्स होटल पहुंचे। उनमें एक महिला अधिकारी भी थी। उन्होंने होटल के प्रबंधन को कड़ी चेतावनी दी, इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। मीडिया या किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं होगी। होटल के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि वो किसी भी कॉल या मीडिया क्वेरी का जवाब न दें। उसके बाद एम्बेसी सिक्योरिटी टीम
और मेडिकल स्टाफ ने मिलकर जैक्सन की बॉडी को रूम से हटाया। कमरे को ब्लू और येलो टेप से पूरी तरह सील कर दिया गया। करीब शाम 6:30 बजे तक टीम वहां मौजूद रही, जांच करती रही। फिर बॉडी और कई सूटकेस को एम्बेसी के लोग अपने साथ ले गए। बांग्लादेश पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन यूएस एम्बेसी ने साफ मना कर दिया, हम किसी भी तरह की कोई ऑटोप्सी नहीं करवाएंगे। फिर बांग्लादेश पुलिस ने बिना किसी मेडिकल जांच के बॉडी को सीधे यूएस एम्बेसी को सौंप दिया। इसके बाद अमेरिका की टीम बॉडी को ढाका से निकालकर सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ले गई। 31 अगस्त को हुई इस मौत की खबर बांग्लादेश में कुछ स्थानीय मीडिया तक पहुंची, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर दबा दी गई। भारत में तो किसी को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। हालांकि यूएस एम्बेसी को घटना की पूरी जानकारी थी और उनके अधिकारी कई दिनों तक किसी भी बयान से बचते रहे। 4 सितंबर को जब पत्रकारों ने ईमेल के जरिए सवाल भेजे तो उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला। साफ था कि कुछ बड़ा छिपाया जा रहा था। लेकिन अचानक घटनाओं की एक ऐसी कड़ी सामने आई जिसने पूरी कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। जिस दिन जैक्सन की मौत हुई उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर में थे, जहां वो एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे थे। वहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। यह मुलाकात कोई ऑफिशियल इवेंट्स का हिस्सा नहीं थी, बल्कि दोनों नेताओं के बीच एक अनप्लान्ड बातचीत थी जो पूरे 45 मिनट चली। इसमें शॉकिंग बात यह थी कि जो 45 मिनट की बात चली वो पुतिन की प्राइवेट कार के अंदर चली। आखिर ऐसा क्या खास था इस बात में? ऐसा क्या बुरा होने वाला था जिसका डर दोनों नेताओं को था? इस मुलाकात की एक तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हो गई। जैसे ही वो सामने आई, कई इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने इन दोनों घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। पहली घटना ढाका में जैक्सन की मिस्टीरियस मौत, दूसरी मोदी और पुतिन की 45 मिनट की सीक्रेट बातचीत। इसी से एक बड़ी थ्योरी उभर कर आई कि इंडिया और रशिया ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था जिसमें सीआईए के अधिकारी टेरेंस जैक्सन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया क्योंकि वह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश में शामिल था। जैसे ही यह थ्योरी फैली, मीडिया और सोशल मीडिया की चर्चाओं में बाढ़ आ गई। 2 सितंबर 2025 को जब प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन शहर से लौटकर नई दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सेमिकोन समिट को संबोधित किया। वहां उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, आप ताली किस लिए बजा रहे हैं? मैं गया था इसलिए या वापस आ गया इसलिए? आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। उनकी इस बात ने लोगों के मन में शक और बढ़ा दिया। अब ये अफवाहें फैल गई थी कि पीएम मोदी की हत्या का प्लान था और उन्हें बचाने के लिए भारत और रूस ने मिलकर सीआईए के एजेंट को मार गिराया। अब पूरी कहानी का बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट सामने आने लगा। बात यह थी कि सीआईए और अमेरिका भारत को डीस्टेबलाइज करना चाहते थे। उनका मोटिव था भारत में ऐसी सरकार लाना जो यूएस पपेट रेजिम की तरह काम करे। भारत की मजबूत लीडरशिप, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी। भारत किसी भी बाहरी दबाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, चाहे वो ट्रेड हो, डिफेंस हो या ग्लोबल पॉलिसी का मुद्दा हो। भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में है और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति अमेरिका की योजनाओं में बाधा बन रही है। इसी वजह से सीआईए ने यह डीप स्ट्रेटजी बनाई, भारत को भीतर से अनस्टेबल किया जाए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक टेरेंस जैक्सन का काम ये नहीं था कि वो खुद कोई शूटिंग करे या हमला करे, बल्कि उसका काम कमांड एंड कंट्रोल हब का था, यानी वह कोऑर्डिनेटर था। वह ढाका में बैठकर पूरा नेटवर्क कंट्रोल कर रहा था, जहां उसके कई सारे स्लीपर सेल्स एक्टिव थे। उसका काम था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, स्लीपर सेल्स को एक्टिव करना और मिशन को अंजाम देना। लेकिन ढाका और तियानजिन के बीच करीब 2500 किलोमीटर की दूरी किसी विदेशी ऑपरेटिव के लिए चीन जैसे टाइट सिक्योरिटी वाली देश में किसी विदेशी नेता पर हमला करना इम्पॉसिबल था। एससीओ समिट में वर्ल्ड के 20 से अधिक टॉप लीडर मौजूद थे। वहां मल्टी लेयर सिक्योरिटी थी। हर देश की अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने नेता की निगरानी में लगी थी। भारत की एसपीजी सिक्योरिटी दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। वे एडवांस थ्रेट डिटेक्शन, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और काउंटर असॉल्ट टीम्स का उपयोग करते हैं। ऐसे में किसी भी विदेशी एजेंट के लिए वहां पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था। 31 अगस्त 2025 को टेरेंस जैक्सन की मिस्टीरियस मौत के बाद अमेरिका की तरफ से पहला ऑफिशियल रेस्पॉन्स आया। 1 सितंबर को उस दिन फर्स्ट स्पेशल फोर्स कमांड, यानी वही यूनिट जिसमें जैक्सन काम करता था, उसने मीडिया को एक ईमेल भेजा। उस ईमेल में यूएस स्पेशल फोर्स कमांड के स्पोक पर्सन ने लिखा, द इंडिविजुअल इन क्वेश्चन इज कंफर्म्ड अलाइव इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट दिस टाइम। यानी जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वह इस समय जीवित है और अमेरिका में मौजूद है। दूसरे शब्दों में उन्होंने साफ साफ कहा कि जैक्सन मरा नहीं है। यह बयान पूरी दुनिया के लिए और भी बड़ा रहस्य बन गया था। 4 सितंबर 2025 को यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर
लेफ्टिनेंट इलॉट स्कॉट ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, हमारे सभी स्पेशल कमांड ऑफिसर्स फिलहाल अमेरिका में के भीतर हैं। बांग्लादेश में न तो कोई हमारा ऑपरेशन चल रहा है और न ही ऐसा कोई प्लान है। यानी अमेरिका ने हर बात से साफ इनकार कर दिया। न जैक्सन बांग्लादेश में था, न कोई मिशन चल रहा था और न ही उसकी मौत हुई थी। अगर जैक्सन जिंदा था तो फिर उसका फोटो बांग्लादेश आर्मी के साथ कहां से आया? वह वेस्टिन होटल में क्यों ठहरा था? और सबसे बड़ा सवाल, एम्बेसी ने ऑटोप्सी से क्यों इनकार कर दिया? क्यों अमेरिकी अधिकारी बिना पोस्टमार्टम के बॉडी लेकर चले गए? इन सवालों के जवाब अमेरिका ने कभी नहीं दिए। घटना के कुछ दिनों बाद लिंक्डइन पर जैक्सन की प्रोफाइल अचानक बदल दी गई। पहले वहां लिखा था कमांड इंस्पेक्टर जनरल, फर्स्ट स्पेशल फोर्स कमांड यूनिट, लेकिन बाद में यह लाइन पूरी तरह डिलीट कर दी गई। इसके अलावा बाकी जानकारी भी बदल दी गई। ये इस बात का प्रूफ है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने डिजिटल ट्रेस मिटाने की कोशिश की है। उधर बांग्लादेश इंटेलिजेंस सोर्सेस ने भी स्पष्ट कर दिया कि यूएस स्पेशल फोर्सेज और सीआईए के कई अधिकारी महीनों से बांग्लादेश में एक्टिव थे। वे बांग्लादेशी सेना और कुछ रेडिकल ग्रुप्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे थे। उनका मेन मोटिव था इंडिया चाइना इन्फ्लुएंस को स्टेबल करना और यूएस स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बनाए रखना। बांग्लादेश अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि यहाँ से वो पूरे बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन रूट्स पर नजर रख सकता है। साथ ही यह लोकेशन इंडिया चाइना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में मदद करता है। इसलिए अमेरिका चाहता था कि यहाँ उसकी सैन्य और खुफिया मौजूदगी बनी रहे और इस मिशन के लिए टेरेंस जैक्सन जैसा अधिकारी सबसे बेस्ट माना गया। भारत की नजर में जैक्सन की उपस्थिति सिर्फ एक खुफिया मिशन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। जब से वह बांग्लादेश आया था, भारत की सीमाओं पर घुसपैठ बढ़ गई थी, फेक करेंसी का प्रभाव बढ़ा था और टेरर फंडिंग के रास्ते खुल गए थे। रोहिंग्या रेडिकलाइजेशन और अराकान आर्मी, आईएसआई नेक्सस और भी मजबूत हो गए थे। इन सब ने भारत की आर्थिक और सुरक्षा स्थिरता को काफी हद तक प्रभावित किया। बांग्लादेश पुलिस ने दबाव में आकर रिपोर्ट दी, डेथ वाज नेचुरल, लेकिन हर तथ्य इसके विपरीत था। न कोई मेडिकल रिपोर्ट, न ऑटोप्सी, न ही कोई सबूत। सिर्फ अमेरिका के आदेशों पर मामला बंद कर दिया गया। यह स्पष्ट था कि यह नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि टारगेटेड न्यूट्रलाइजेशन था। अब तक की जो बातें सामने आई है उनसे दो बातें स्पष्ट होती है। टेरेंस जैक्सन वास्तव में बांग्लादेश में एक क्लासिफाइड मिशन पर था जो राखीन कॉरिडोर, सीआईए ऑपरेशंस और इंडिया चाइना काउंटर स्ट्रेटजी से जुड़ा था। उसकी मौत या तो भारत रूस के संयुक्त ऑपरेशन का परिणाम थी या फिर अमेरिका के भीतर संघर्ष का हिस्सा। भारत के लिए यह घटना एक चेतावनी थी कि अब सीआईए की निगाह सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि भारत की सीमाओं पर भी है। तो दोस्तों, जो बातें आपने इस पूरी स्टोरी में सुनी वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि रियल जियोपॉलिटिकल पावर गेम की एक झलक है। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी को असैसिनेट करने की साजिश थी या फिर अमेरिका की एक विफल जासूसी चाल? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। The sky ain't tricky